तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्लूवियल लैंडफॉर्म से, मतलब जितने भी लैंडफॉर्म्स रिवर वाटर से बनते हैं फ्लो होते हुए, उसको हम बोलते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। अब इसी रिवर वाटर के 3 स्टेजेस होते हैं: यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। ठीक है। अब हम इसी जब लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसको 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं: इरोजनल लैंडफॉर्म एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। वैलीज, gorges, potholes एंड प्लंज टूल्स ये बनते हैं यूथफुल लैंडफॉर्म, यूथफुल स्टेज में रिवर की। वहीं इंसाइज और इंट्रेंच्ड बनते हैं मैच्योर स्टेज में। हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात करें तो एलिवियल फेंस जो बनता है सिर्फ यूथफुल स्टेज में, बाकी सारे फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज, मियांडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स ये तीनों चारों बनते हैं मैच्योर और लेट मैच्योर स्टेज में। ड्रेडेड चैनल्स एंड डेल्टास जो बनते हैं वो ओल्ड स्टेज में बनते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं वैलीज पे। तो वैलीज में क्या होता है कि जो रेंज स्लोप जो काफ़ी जेंटल रहता है और काफ़ी वाइड रहता है। ठीक है। वही हम गॉर्ज की बात करें तो इसका स्लोप काफ़ी वर्टिकल रहता है, और जो काफ़ी डीप रहता है, और सेंटर में से यहाँ रिवर फ्लो होती है, बोथ वैलीज में भी और गॉर्ज में भी। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 माउंटेन्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे, सेंटर में से रिवर फ्लो हो रही है। एक टाइम बाद क्या होता है, यहाँ पे वेदरिंग होती है और ये पोर्शन दोनों इस साइड का माउंटेन्स का रिवर साइड में गिर जाता है। ठीक है। अब जब गिर गया है तो जो रिवर बेड है वो थोड़ा और ऊपर हो जाएगा सेडिमेंट्स की वजह से, तो वाटर थोड़ा और ऊपर फ्लो होगा। अब जब वाटर ऊपर फ्लो होगा तो यहाँ से और सेडिमेंट्स को इरोड करना फास्टर कर स्टार्ट कर देगा और जेंटल स्लोप, काफ़ी जेंटल स्लोप बन जाएंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये गॉर्ज का था जो काफ़ी डीप नैरो बॉटम था। यहाँ पे वर्टिकल स्लोप था काफ़ी, इसको हम बोल सकते हैं, सॉरी जेंटल स्लोप था यहाँ पे काफ़ी, इसको हम बोल सकते हैं वैली। यहाँ पे वर्टिकल स्लोप है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम बैक वेस्टिंग पे। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये माउंटेन्स दे रखे हैं, यहाँ 2 माउंटेन्स और सेंटर में से रिवर फ्लो हो रही है। तो रिवर क्या करती है, धीरे धीरे जो माउंटेन्स है इनके सेडिमेंट्स को हटा इरोड कर देती है, वेदरिंग कर देती है, जिसकी वजह से इनके जो पीक है और माउंटेन्स है वो पीछे हटने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये माउंटेन काफ़ी ज़्यादा इरोड होकर बैक पीछे हट चुका है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम बैक वेस्टिंग। मतलब क्या, रिट्रीट ऑफ द रिलीफ फीचर्स अवे फ्रॉम द ड्रेनेज ड्यू टू द इरोजन एंड वेदरिंग। ठीक है। उसके बाद आता है पॉट होल्स। तो पॉट होल्स में क्या होता है, सपोज करो आपका ये माउंटेन है, यहाँ से एक और यहाँ से ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो रिवर फ्लो हो रही है। अब क्या होता है, माउंटेन से जब रॉक गिरते हैं, बड़े बड़े सेडिमेंट्स बह के बड़े बड़े काफ़ी हैवी रॉक्स आते हैं, तो इस तरह टकराते हुए ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, मतलब एक होल गड्ढा क्रिएट करते हैं इस तरह का। अब इस गड्ढे में क्या होता है, थोड़े टाइम बाद एक पत्थर आए गिर जाता है और हमें पता है कि इस ये सारा पानी के अंदर हो रहा है। जब रिवर फ्लो करती है यहाँ से इस तरफ जाती है तो सेंटर में जाके इस तरह रोटेशन करती है, जिसकी वजह से ये रॉक्स भी क्या है, घूमने लगते हैं अंदर रिवर के अंदर इस गड्ढे में। अब धीरे धीरे जो सेडिमेंट्स है यहाँ के ये इरोड होने लगता है और गड्ढा जो है काफ़ी वाइड होने लगता है। ठीक है। तो इसी तरह हमारे पोर्ट होल्स बनते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे प्लंज पुल्स। तो प्लंज पुल्स में क्या होता है, यहाँ पे एक वाटरफॉल गिर रहा है। ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो लैंड एरिया यहाँ का सेडिमेंट जो है डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी बड़ा गड्ढा हो जाता है। मतलब आप एक रिवर वाटरफॉल में जाओगे तो एक प्लेन एरिया जाएगा, फिर एकदम से यहाँ पे जब पानी गिर रहा होगा वहाँ पे काफ़ी बड़ा गड्ढा और काफ़ी गहरी जगह हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं प्लंज पुल। और ये प्लंज पुल धीरे धीरे क्या होता है, काफ़ी फैलता जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये रिवर अभी यहाँ से यहाँ पर पानी गिर रहा है, थोड़े टाइम बाद ये पार्ट इरोड हो जाएगा तो वाटर जो है यहाँ से गिरने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इस इमेज में देख सकते हैं, है ना, कि हमारा पहले पानी यहाँ गिर रहा था तो गड्ढा डिप्रेशन इस तरफ, अब यहाँ पे थोड़े टाइम बाद यहाँ से इरोड हो जाएगा इतना लैंड, तो यहाँ से जो पानी गिरेगा वो इसको और वाइड कर देगा। ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्लंज पुल। अब इसके बाद आते हैं हम मियांडर्स पे। तो मियांडर्स जो रहते हैं फ्लैट लैंड पे बनते हैं, मतलब जब माउंटेन्स फॉर एग्जांपल बिहार साइड एरिया में वहाँ पे बनते हैं। ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि जो वाटर है, अगर स्पीड ज़्यादा है तो कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। मतलब क्या, कैरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मतलब पानी की स्पीड जितनी तेज़ बहेगा पानी, उतने ज़्यादा सेडिमेंट्स को, मिट्टी को, पत्थर को ला पाएगा अपने साथ। जहाँ पे स्लो बहेगा वहाँ पे वो डिपोजिशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब स्पीड ज़्यादा होगी तो इरोजन होता है पानी की,
और जब स्पीड कम होती है तो यहाँ पे पानी से डिपोजिशन होता है। ये बात हमें याद रखनी है। तो हम इसी को चलते मियांडर्स और ऑक्सबो लेक को समझेंगे। ठीक है, तो मियांडर्स कैसे बनते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी एक रिवर फ्लो हो रही है, करेक्ट। अब इसको हम थोड़ा जूम इन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब जिस साइड रिवर की स्पीड ज़्यादा रहेगी उस साइड इरोजन होगा, और जिस साइड कम रहेगी उस साइड डिपोजिशन होगा, करेक्ट। तो स्पीड ज़्यादा कहाँ रहेगी? इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि रिवर का जो वाटर है वो डायरेक्टली यहाँ फ्लोट होकर आ रहा है और काफ़ी स्पीड से जाएगा, मतलब कोई किसी से टकराएगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ से टकराएगा यहाँ पे। तो ये पार्ट इरोड कर देगा वो वाटर, करेक्ट। ये पार्ट पे हिट होगा, इरोड कर देगा। लेकिन जो पानी यहाँ से बहता आ रहा है साइड में से, इस पार्ट को वो इरोड कर देगा। लेकिन जब ये इरोड करेगा, अब यहाँ पे क्या, वाटर की इस साइड वाटर की स्पीड स्लो हो जाएगी, तो इस पोर्शन में वो सेडिमेंट छोड़ता हुआ जाएगा। मतलब ये पार्ट को वो वाइड कर देगा इस तरह, और इस पार्ट को और सेडिमेंट से भर देगा। तो ये पार्ट क्या होगा, इस तरह वाइडर हो जाएगा, मतलब पीछे चला जाएगा। और जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि वाटर जो टर्न ले रहा है, तो इस तरह सेडिमेंट्स भर देगा। तो इस तरफ आ जाएंगे सेडिमेंट्स, और इसी तरह हमारे क्या, मियांडर का शेप चेंज होता रहता है। इसी की वजह से मियांडर का शेप चेंज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेडिमेंट्स, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो वाटर जो है यहाँ पे डायरेक्ट हिट हो रहा है, तो यहाँ पे इरोजन होगा। यहाँ पे वाटर को टर्न लेना पड़ रहा है, इस तरह टर्न लेके पानी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स छोड़ देगा। अब यहाँ पे इस साइड वाले वाटर की स्पीड ज़्यादा रहेगी कि यहाँ पे कोई उसको हिट नहीं करेगा, तो डायरेक्टली यहाँ से इरोड करेगा। लेकिन जब ये पानी इस तरफ टर्न होगा, इस तरफ मुड़ेगा, तो सेडिमेंट्स यहाँ छोड़ता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसको भी वाइड होके कुछ इस तरह का चैनल वापस से बन जाएगा। मतलब मियांडर का शेप, जिस तरह रिवर फ्लो हो रही है, रिवर हमेशा अपनी जगह चेंज करती जा रही है, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि वह इतना ज़्यादा कुछ टर्न लेने लग जाएगा वाटर की, एक टाइम बाद ये दोनों इससे जो वाटर के फ्लो हो रहे हैं वो काफ़ी पास आ जाएंगे। अब कुछ टाइम बाद ये पार्ट को इरोड करके डायरेक्टली इधर फ्लो होने लगेगा। और यहाँ पे क्योंकि वाटर के यहाँ पे टर्न लेने में, यहाँ पे टर्न लेना पड़ रहा है उसको। देखो यहाँ पे सीधा जा रहा है तो स्पीड ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे टर्न लेगा पानी तो स्पीड कम होगी, करेक्ट। सेम एग्जांपल बाइक का भी, अगर आप बाइक स्ट्रेट भगाओगे तो काफ़ी तेज़ जा सकते हो, लेकिन जैसे आपको टर्न लेना पड़ता है थोड़ी स्पीड स्लो करना पड़ती है, करेक्ट। सेम वाटर के साथ भी है कि आप जब टर्न लोगे तो वाटर स्लो होगा। अब जब वाटर स्लो होगा तो यहाँ साइड में जो ऑरेंज डॉट्स दिख रहे हैं वो सेडिमेंट्स छोड़ देगा। तो थोड़े टाइम बाद क्या, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सबो, हमारी ऑक्सबो लेक बन जाएगी। ऑक्सबो लेक बन जाएगी मतलब हमारे ऑक्स के जो पाँव रहते हैं उसके जैसे दिखने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑक्सबो लेक ये रही, जो दिख रहा है एग्जाम्पल। पहले क्या हुआ करता होगा, ये मियांडर कुछ इस तरह फ्लो करता होगा, इस तरह से। धीरे धीरे यहाँ बीच में सेंटर में कट आ गया, ये जो पोर्शन है अलग हो गया इससे, इसको बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक, ठीक है। ये डिपोजिशनल फीचर है, इरोजनल डिपोजिशनल फीचर है, ठीक है। अब वापस से हम अपने जगह पे आते हैं, कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे। तब बात करते हैं इंसाइज्ड मियांडर की। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको ये येलो लाइन दिख रही है। अब ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे कुछ अप्स है, मतलब एक इस तरह का ऊपर से उठी हुई लैंड है। तो पानी क्या करता है, इस पार्ट को फ्लैट करने की कोशिश करेगा, मतलब इस पार्ट को जो इरोड कर देगा, ठीक है। तो अब धीरे धीरे वाटर यहाँ पे बह रहा है सेंटर में। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जो माउंटेन है वो अपलिफ्टमेंट होगा माउंटेन का। तो यहाँ पे जो रिवर सेंटर में फ्लो हो रही है, लेकिन जो माउंटेन से वो ऊपर उठ गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो जो इसकी रिलीफ है टॉप की, यहाँ पे काफ़ी इरोडेड है। मतलब क्या, एक टाइम बाद यहाँ से रिवर फ्लो करती होगी, लेकिन धीरे धीरे जब ये माउंटेन ऊपर उठ गए तो ये ऊपर पानी इसके नीचे से बहने लगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंसाइज्ड मियांडर, मतलब जो पानी है वो काफ़ी अंदर से बह रहा है, इसको बोलते हैं इंसाइज्ड मियांडर, ठीक है। अब हम आते हैं इसके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पे। पहले हम देखते हैं एलुवियल फेंस। तो एलुवियल फेंस में क्या होता है, सपोज करो माउंटेन से काफ़ी ज़्यादा स्पीड में रिवर फ्लो होते आती है। अब क्या होता है, जब माउंटेन से स्पीड में फ्लो होते रिवर आती है और एकदम से फ्लैट लैंड मिलता है तो रिवर की स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। अब जब माउंटेन से कोई रिवर फ्लो होते आ रही है तो काफ़ी सारे
इसको वेलोसिटी काफ़ी मिलती है, स्पीड काफ़ी मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेडिमेंट्स और काफ़ी हैवी रॉक्स जो है बाउंड से गिरते हुए वाटर के अंदर आते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिवर की स्पीड एकदम से स्लो हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल उतार उतार आता है तो आपकी गाड़ी एकदम तेज़ भागती है, और जैसे ही स्लोप आता है थोड़ी स्लो हो जाती है। तो सेम यहाँ पे क्या होता है, जब वाटर यहाँ से तेज़ भागता स्पीड में आता है तो काफ़ी सारे रॉक्स जो है यहाँ पे साइड में इकट्ठे हो जाते हैं, एक फेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फेन टाइप का। यहाँ पे सेडिमेंट्स और काफ़ी हेवी रॉक्स इकट्ठे हो गए और एक फैन का, पंखे का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी को हम बोलते हैं एलुवियल फैन, एलुवियल फैन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल लेवीज पे। तो थोड़े टाइम बाद में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर से वाटर फ्लो हो रहा है। अब ये थोड़े टाइम बाद फ्लड, यहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लड आ जाता है। फ्लड क्या करता है, काफ़ी सारे सेडिमेंट्स जो है, क्योंकि पानी जो है डिप्रेशन में इकट्ठा होता है, तो यहाँ पे वापस से बह के आता है जब पानी कम होता है। तो यहाँ पे जो साइड में सेडिमेंट्स इकट्ठे कर लेता है और धीरे धीरे ये पीक बढ़ता जाता है और कुछ इस तरह का शेप ले लेता है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल लेवीज। ठीक है, नेचुरल लेवीज। अब लास्ट हमारे इस पे आते हैं ब्रेडेड चैनल्स पे। तो ब्रेडेड चैनल्स में क्या होता है, लेट मेच्योर और ओल्ड एज स्टेज में रिवर क्या करती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, काफ़ी हेवी सेडिमेंट्स वो लेकर आगे नहीं जा पाती है। तो वो वहीं पे अपने रिवर बेड में ही वो सेडिमेंट्स को छोड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स इस तरह क्रिएट हो जाती है। मतलब यहाँ बीच में सेडिमेंट्स है और काफ़ी सारे रिवर स्ट्रीम साइड में से जा रही है। इसको हम बोलते हैं ब्रेडेड चैनल्स। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ऑक्सबो लेक, हमने पढ़ लिया अभी हाल। आते हैं हम डेल्टास पे। तो डेल्टास क्या होते हैं, जब कोई भी रिवर ओशन वाटर में मिलती है और काफ़ी सारे फाइनल पार्टिकल्स, मतलब जब लास्ट में रिवर मिल रही है वो काफ़ी स्पीड स्लो हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या होता है, जितनी रिवर की स्पीड स्लो होगी उतने लाइट पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लाइट पार्टिकल्स, सॉइल के सेडिमेंट्स यहाँ इकट्ठे होने लग जाते हैं स्लो रिवर की वजह से। इसी को क्या बोलते हैं हम, डेल्टास। डिपॉजिट क्रिएटेड एज द रिवर मीट्स द सी। ठीक है, समुद्र में जब जाके मिलती है रिवर और सेडिमेंट छोड़ती है, उसको बोलते हैं हम एक पोर्शन को डेल्टास। अब डेल्टास, यहाँ पे तो रिवर की स्पीड स्लो है, यहाँ पे रिवर की स्पीड स्लो है, लेकिन कुछ पार्ट में रिवर की स्पीड हाई भी हो सकती है। देखो यहाँ पे स्लो है तो इसका एक इस तरह का शेप बनाया है। ठीक है, अब स्पीड हाई होगी तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल रिवर मिसिसिपी में क्या होता है, स्पीड काफ़ी हाई रहती है, जिसकी वजह से एक बर्ड के जो पेड़ हैं, बर्ड फुट डेल्टा बोलते हैं जिसको हम, का स्ट्रक्चर बनाती है। इसके सेडिमेंट जो एक लीनियर मैनर में, मतलब इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और एस्चुरीज देखते हैं। तो एस्चुरीज क्या होती है, एक ऐसा पोर्शन जहाँ रिवर वाटर तो बह के आ रहा है, साथ में सी वाटर भी अंदर से बाहर से आ रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। तो अब पानी आपस में टकराते हैं, दोज एरियाज ऑफ ब्रैकिश वाटर वेयर द रिवर फ्लो मीट्स द इंग्रेस ऑफ वाटर फ्रॉम द सी। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं एस्चुरीज। मतलब सी वाटर, एक रिवर चैनल और सी वाटर आपस में मिल रहे हैं, और रिवर सी वाटर जो है अंदर जा रहा है रिवर बैठ के, सेम रिवर वाटर बाहर आ रहा है, उसको हम बोलते हैं एस्चुरीज। ठीक है, अब हम लैंडफॉर्म्स डेवलप्ड बाय अंडरग्राउंड वाटर देखते हैं। तो जो अंडरग्राउंड लैंडफॉर्म्स जनरेट होते हैं उसको हम बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। इसको नाम कास्ट टोपोग्राफी क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट रीजन था जहाँ पे यूगोस्लाविया में एक जगह पे, जहाँ पे पहली बार जो है इस तरह की चीज़ को ऑब्जर्व करा गया था। ठीक है, ये ज़्यादातर होता है केमिकल इरोजन ऑफ बेडरॉक्स, मतलब लाइम स्टोन रहते हैं, अब काफ़ी ज़्यादा वाटर से केमिकल रिएक्शन करके, केमिकल कार्बोनेट करके वो हट जाते हैं और इरोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इस तरह का एक एम्प्टी एरिया लैंड के अंदर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में सिंकहोल्स, केव्स और उवालाज आते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में आते हैं स्टेलसाइट्स, स्टैलेग्माइट्स एंड पिलर्स, स्टेलेक्साइट्स, स्टेलेग्माइट्स एंड पिलर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, एक लैंड है और यहाँ पे बारिश हो रही है, तो यहाँ पे एक लाइमस्टोन होने की वजह से इस पोर्शन में धीरे धीरे क्या डिप्रेशन इस तरह से ये डंप हो जाता है और लाइमस्टोन एक होल क्रिएट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सिंक होल। कुछ इस तरह से सिंक होल क्रिएट हो जाता है। अब थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि जगह जो अंदर है ये भी खोखली है, मतलब धीरे धीरे वाटर यहाँ जा रहा है और यहाँ पे भी सेडिमेंट्स जो इरोड हो गए हैं।
तो ये एरिया पूरा कोलैप्स हो जाता है एकदम से अंदर की तरफ। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं सिंक होल। अब इसके बाद आते हैं हम, सिंक होल्स हो गया। केव्स, तो हमारी धीरे धीरे केव्स बन जाती है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर की वजह से क्या होता है, जो यहाँ के लाइम स्टोन है वो पिघल हटना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है और बह जाता है। तो ये एम्प्टी एरिया बच जाता है लैंड के अंदर, जिसको हम बोलते हैं केव। सेम आता है उवालास पे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे काफ़ी सारे सिंक होल्स क्रिएट हो गए। ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, यही सिंक होल्स इतने बड़े हो जाएंगे कि आपस में एक साथ मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये सिंक होल और ये सिंक होल मिल गया, अब छोटा जो सिंक होल है वो भी मिल जाएगा। तो इसको धीरे धीरे बढ़ के एक हो जाते हैं और हम उसको बोलते हैं उवालास। इसको हम बोलते हैं उवालास। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसका हम एग्जांपल लेते कर्नाटका में यानामी केव्स हैं लाइमस्टोन की। मेघालय में चेरापूंजी एरिया में ये पाए जाते हैं। अब हम लाइमस्टोन केव और स्टेलेसाइट और स्टेलेगमाइट्स कैसे बनते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये लैंड है और सेंटर में जो है यहाँ पे एक वाइट और ओपन एरिया है। ठीक है, एम्प्टी एरिया है। अब धीरे धीरे वाटर जो है ड्रॉपलेट्स अंदर जाती है और यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। अब इस वाटर के साथ क्या लाइमस्टोन मिला हुआ है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है। अब थोड़े टाइम बाद ये वाटर वेपर तो इवापोरेट हो जाता है, लेकिन क्या होता है, जो लाइमस्टोन है वो वहीं रह जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद वापस से वाटर पानी अब इसके ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब इसके ऊपर से पानी इवापोरेट हो जाता है, लेकिन लाइमस्टोन वहीं रह जाता है। फिर धीरे धीरे करके इस तरह से करके ये काफ़ी बड़े होते जाते हैं। सेम नीचे का पोर्शन भी है। फॉर एग्जांपल वाटर ड्रॉपलेट लाइमस्टोन की यहाँ टपकेगी, तो यहाँ पे वाटर वेपर थोड़े टाइम बाद फिर इवापोरेट हो गई, यहाँ पे लाइमस्टोन रह गया। फिर थोड़े टाइम बाद वापस से एक वाटर वेपर टपकेगी, यहाँ पे लाइमस्टोन वाटर वेपर इवापोरेट हो जाएगी और लाइमस्टोन यहाँ रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे स्टेलेटाइट और स्टेलेगमाइट्स बनते हैं और थोड़े टाइम बाद ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं ग्लेशियर्स लैंडफॉर्म्स। तो इसको हम वापस से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में। तो यहाँ पे आता है सर्क्स, हॉर्न्स, एरिट्स, जॉर्ड्स। देन डिपोजिशन में आता है मोरेन्स, एस्कर्स, आउटवॉश प्लेन्स एंड ड्रमलिन्स। तो सर्क्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल काफ़ी टाइम आइसिस के टाइम पे एक फुल माउंटेन हुआ करता हुआ इस तरह का, थोड़े टाइम बाद ये ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आपको ये ओपन एरिया दिख रहा है, पहले वो ओपन नहीं हुआ करता होगा। पहले यहाँ पे इतने एरिया में पूरी तरह कंप्लीट माउंटेन हुआ करते होंगे और ये एरिया कंप्लीट प्लेन हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, कहाँ गए, अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल इस एरिया में काफ़ी सारे एवलांच, मतलब क्या, आइस के बड़े बड़े पिलर्स और पहाड़ क्रिएट हो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद ये पिघल के नीचे आ जाते हैं, लेकिन इस वजह से क्या है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट होता है। अब इस डिप्रेशन में क्या, वाटर आइस के मेल्ट होने से काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं ग्लेशियल लेक। ठीक है, जो इस साइड का एरिया दिख रहा है सेंटर में पूरा इतना चौकोर सा, उसको हम बोलते हैं सर्क्स। ठीक है, अब क्या होता है, थोड़े टाइम बाद आप सपोज कर, ठीक है, अब इसके हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम एरिड्स और हॉर्न्स को। तो एरिड्स क्या होती है, जो माउंटेन्स रहते हैं इरोड होकर धीरे धीरे इतने इस तरह के शार्प हो जाते हैं, मतलब इतना पार्ट इसका इरोड हो गया है, तो नैरो रिज बन जाती है काफ़ी, इस तरह की फॉर्मेशन क्रिएट होती है, ग्लेशियल इरोजन। इसको हम बोलते हैं एरिड्स। तो ये एरिड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हॉर्न्स। तो मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो माउंटेन थोड़ा टाइम बाद इतना ज़्यादा इरोड हो जाता है कि इसकी जो पीक है, पीक जो है कुछ इस तरह दिखने लगती है, उसको हम बोलते हैं हॉर्न्स। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम स्विस अल्प से। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्लेशियर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ग्लेशियर कहाँ बनते होंगे, किस पार्ट में बनते होंगे, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लेशियर बेस्ड ऑन देयर प्लेस। ठीक है, तो फर्स्ट जो रहते हैं हायर लेटीट्यूड्स, मतलब जो रशिया और कनाडा, हमेशा क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका पे साइड पे टॉप पे, जहाँ पे आर्कटिक और अंटार्कटिक के पास में टॉप लेटीट्यूड्स में। ठीक है, और सेकंड होता है हायर अल्टीट्यूड से, मतलब कुछ माउंटेन पिक्स इतनी हाई है कि एक टाइम बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ का, वाटर यहाँ पे
लिक्विड स्टेट में रह ही नहीं सकता है, मतलब हायर एल्टीट्यूड्स में। तो सेम हायर लेटीट्यूड्स के जितने भी आइस ग्लेशियर्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। ठीक है, हायर लेटीट्यूड्स के ग्लेशियर को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। हायर एल्टीट्यूड्स के ग्लेशियर को बोलते हैं हम अल्पाइन। अल्पाइन का एग्जाम्पल है हिमालयाज। कॉन्टिनेंटल का एग्जाम्पल है टेम्परेट रीजन ड्यूरिंग आइस एज। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेट रीजन भी आ सकता है आइस एज के टाइम पे, लेकिन अभी नहीं, टेम्परेट रीजन अभी नहीं, यहाँ पे आइस एज अभी नहीं आती। अब उसके बाद आते हैं जॉर्ड्स। तो जॉर्ड्स में क्या हुआ करता होगा, हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं और आइस एज में जाते हैं। अब पहले सबसे पहले तो आइस एज में क्या हुआ करता होगा, पहले यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं काफ़ी बड़े बड़े होंगे। ठीक है, इतने, उससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़े। अब सारे माउंटेन्स आइस एज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब दूर बर्फ़ जमी होगी। ठीक है, और ओशन भी क्या है, बिल्कुल आइस फ्रोज होगा, फ्रोजन होगा। करेक्ट। अब जब आइस बर्फ़ में जमा हुआ है तो वाटर लेवल कम होगा ओशन का, मतलब जो ये वाटर लेवल है काफ़ी नीचे होगा। ठीक है, और बिकॉज यहाँ पे अवलांच मतलब काफ़ी सारे आइसेज हैं, आइसेज से माउंटेन्स बने हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सारे काफ़ी सारे एवलांच जो है, बर्फ़ जो है बड़ी बड़ी घीसते हुए काफ़ी सारे जो माउंटेन्स हैं उसको इरोड कर देती हैं। और कुछ इस तरह का जो इमेज में शेप दिख रहा है, इस तरह काफ़ी डीप इरोजन होता है। ठीक है, अब ये हमारे आइस एज के बाद जब वाटर मेल्ट होने लगता है तो काफ़ी सारे एवलांच गिरते हैं, ये बर्फ़ इस तरह का इरोजन काफ़ी ज़्यादा करती है। अब जब पानी ज़्यादा हो रहा है, मेल्ट हो रही है आइस, तो क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब इरोजन हटेगा और यहाँ से बर्फ़ हटेगी तो हमें माउंटेन्स दिखना अब स्टार्ट होंगे। ये तो माउंटेन्स सारे क्या बर्फ़ में ढके हुए थे, अब माउंटेन्स हमें दिखना स्टार्ट होंगे, साथ में उसका इरोजन भी दिखना स्टार्ट होगा। लेकिन क्या होगा, सी लेवल काफ़ी बढ़ रहा है, मतलब क्या, अब सी लेवल क्या होगा, इस माउंटेन्स के अंदर जाने लगेगा। ठीक है, तो हिमालयस में क्या होता है, रिवर्स फ्लो के बाहर ओशन में जाती है। यहाँ पे ओशन जो है कि जो सी वाटर है वो अंदर आ रहा है लैंड में, इसको हम बोलते हैं जॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल नॉर्वे का, कनाडा का एग्जांपल ले सकते हैं। फाउंड इन कोस्ट लाइन एरिया, मतलब समुद्र के पास मिलता है ये। उसके बाद हम आते हैं मोरेन्स पे। तो मोरेन्स सिंपल सा मतलब है सेडिमेंट्स। जब बर्फ़ यहाँ से घसीटते हुए आती है तो काफ़ी सारे बहते हुए आती है तो काफ़ी सारे सेडिमेंट्स लाती है, उसको हम बोलते हैं मोरेन्स। और जो इकट्ठा हो जाते हैं उनको बोलते हैं मोरेन्स। तो जो मिडल के मोरेन रहते हैं उसको बोलते हैं मीडियल मोरेन, साइड के मोरेन को बोलते हैं हम लैटरल मोरेन, और एंड मोरेन्स मतलब जब आइस मेल्ट होकर वहीं पे सेडिमेंट्स छोड़ देती है कुछ सेडिमेंट्स, तो हम उनको बोलते हैं एंड मोरेन्स और टर्मिनल मोरेन्स, टर्मिनल मोरेन्स। ठीक है, अब हम आते हैं ग्लेशियल लेक पे और आउटबर्स्ट पे। ग्लेशियल आउटबर्स्ट तो मतलब क्या होता है, ये माउंटेन है, हमारे यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, वाटर भरा हुआ है। अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से या दूसरे इरोजन की वजह से, वेदरिंग की वजह से काफ़ी बड़ा हैवी रॉक या अवलांच ये लेक में आके गिरता है। और अभी इमेज में बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में काफ़ी बड़ी लेक होती है, जब पत्थर यहाँ पे इतना बड़ा गिरता है या अवलांच गिरता है, आइस का टुकड़ा कुछ भी, तो आउटबर्स्ट ऑफ लेक मतलब पानी काफ़ी सारा स्पिल हो जाता है बाहर, उसी को हम बोलते हैं आउटबर्स्ट ऑफ लेक। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं ड्रमलिन्स पर। तो ड्रमलिन्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेडिमेंट्स फ्लो होते हुए आ रहे होंगे, मतलब एक एवलांच यहाँ से गिरा, यहाँ पे आया, उसके सेडिमेंट्स यहाँ इकट्ठा होने शुरू हो गए और धीरे धीरे करके कुछ इस तरह का शेप बना लिया। ठीक है, अब एक शेप को जोड़ के हम काफ़ी सारे शेप बना सकते हैं, मतलब धीरे धीरे करके हम टॉप व्यू देखें, मतलब ऊपर से देखें तो इस तरह से काफ़ी सारे शेप्स क्रिएट हो गए। तो हम इसको बोलते हैं बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी, बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्रमलिन्स। ओशन जो ग्लेशियर है सेडिमेंट से मिलकर बने, ग्लेशियर के जो सेडिमेंट्स इरोड होकर आए वो धीरे धीरे इकट्ठा हो गए हैं और एक साइड में जेंटल स्लोप बना लिया है, इसको हम बोलते हैं ड्रमलिन्स। डिपॉजिट्स मोस्टली बाय कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर ड्यूरिंग आइस एज, ड्यूरिंग आइस एज। इसका एग्जाम्पल हम दामोदर और कावेरी बेसिन में देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एस्कर्ट्स पर। जब ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा एवलांच जो है इरोड होके फिसलते हुए लैंड में, फ्लैट लैंड में आ जाते हैं, कि स्पीड कम हो जाती है। अब जब स्पीड कम होगी तो यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारे आइस और सेडिमेंट्स यहाँ रुक जाएंगे, थोड़े टाइम बाद वो मेल्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे एस्चोर्स मतलब एस्कर्ट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो सेडिमेंट्स और आइस वाटर यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं एस्कर्ट्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।